नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तीसरा भाग। तो फर्स्ट भाग थार का मरुस्थल मैंने आपको पढ़ा दिया है, अरावली पर्वतमाला मैंने आपको पढ़ा दी है। इसी के साथ आज अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान, जो कि कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। ठीक है, तो फर्स्ट थार का मरुस्थल कंप्लीट हो गया है, दूसरा कौन सा कंप्लीट हो गया है? अरावली पर्वतमाला कंप्लीट हो गई है, तीसरा है पूर्वी मैदान। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज हम पूर्वी मैदान की। तो देखिए, जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना नदियों के मैदान का ही भाग है। जो भारत के भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, वो किसके द्वारा निर्मित है? गंगा यमुना नदियों के मैदान के द्वारा निर्मित है। और ये जो गंगा यमुना नदियों के मैदान का ही भाग क्या कहलाता है? पूर्वी मैदान है। तो अपना जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, ध्यान रखना, वो गंगा यमुना नदियों के मैदान का ही एक भाग है। बहुत क्वेश्चन आ जाता है, जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो किन नदियों के मैदान का भूभाग है? गंगा यमुना नदियों के मैदान का ही भूभाग है। इसी के साथ देखिए, जो पूर्वी मैदान है वो किसके अवशेष है? वो तैथिस सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है? तैथिस सागर के अवशेष है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? वो भी तैथिस सागर का ही अवशेष है। तो ध्यान रखना, जो थार का मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है वो दोनों ही तैथिस सागर के अवशेष है। और जबकि अरावली पर्वतमाला और जो हड़ौती का पठार है वो किसके अवशेष है? वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति। अब देखिए, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई थी? प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। शुरुआत में हो गई थी प्लीस्टोसीन में, लेकिन देखिए अब इसकी उत्पत्ति कब हुई? प्लीस्टोसीन युग के अंतिम समय में। तो प्लीस्टोसीन युग के अंतिम समय में किसकी उत्पत्ति हुई थी? पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए, उत्पत्ति जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्लीस्टोसीन युग के अंतिम समय में राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई? पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ देखिए, निर्माण कौन से महाकल्प में हुआ था? न्यूटन महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। तो न्यूटन महाकल्प, तो सबसे नया महाकल्प। तो आपसे पूछे राजस्थान का सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? पूर्वी मैदान। जबकि सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश पूछे तो आपको करना है अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा हो गया? पूर्वी मैदान। और इसका निर्माण जरूर पूछते हैं, तो न्यूटन महाकल्प में। कौन से? न्यूटन महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। अब देखिए, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल। पूर्वी मैदान का क्या है? क्षेत्रफल। तो देखिए, पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 23.3%। कितना है? 23.3% इसका क्षेत्रफल है। तो वो जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उसके 23.3% पर क्या फैला हुआ है? पूर्वी मैदान फैला हुआ है। इसी के साथ देखिए इसकी जनसंख्या। तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 39% कहाँ निवास करता है? पूर्वी मैदान में निवास करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2339 क्या? 2339, ठीक है। 6140 थार के मरुस्थल का, 910 अरावली पर्वतमाला का, 2339 किसका? पूर्वी मैदान का। तो 23.3% राजस्थान का के क्षेत्रफल का पूर्वी मैदान है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 39%। तो देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, क्षेत्रफल तो है कम लेकिन जनसंख्या है ज़्यादा। तो देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रफल है वो कम है और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहाँ का क्षेत्रफल कम होता है और वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो उस जगह का जनघनत्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो देखिए आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। जबकि आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है
थार का मरुस्थल। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान। इसी के साथ देखिए यहाँ आगे सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी वाला भूभाग पूछे आपसे। देखिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है और यहाँ सर्वाधिक जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी वाला भूभाग भी पूछे तो आपको करना है पूर्वी मैदान, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी करे तो भी करना है पूर्वी मैदान। इसी के साथ आपसे पूछे जलोढ़ व दोमट मिट्टी की प्रधानता राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो पाई जाती है पूर्वी मैदान में। तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है पूर्वी मैदान में और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर रहती है सर्वाधिक जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। कम क्षेत्र में भी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ का जनघनत्व भी क्या होगा? ज़्यादा है। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का जनघनत्व ज़्यादा है? पूर्वी मैदान का है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे चलते हैं तो देखिए जो पूर्वी मैदान है वो सर्वाधिक वनस्पति वाला भूभाग है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वनस्पति वाला भूभाग पूर्वी मैदान, जबकि सर्वाधिक वन वाला भूभाग पूछे तो अरावली पर्वतमाला करना है आपको। सर्वाधिक वन वाला भूभाग है अरावली पर्वतमाला, जबकि सर्वाधिक वनस्पति वाला भूभाग पूछे तो आपको करना है पूर्वी मैदान। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वनस्पति वाला भूभाग है पूर्वी मैदान, जबकि वन वाला अरावली पर्वतमाला। तो देखिए सर्वाधिक कृषि सघनता वाला भूभाग, देखो यहाँ पर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक कृषि सघनता पाई जाती है। तो देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ व दोमट मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, इस वजह से यहाँ क्या पाई जाती है? सर्वाधिक कृषि सघनता पाई जाती है। तो आपसे ये पूछे कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक कृषि सघनता वाला भूभाग कौन सा है? तो उसका आंसर होगा पूर्वी मैदान। तो इसी के साथ देखिए इसका ढाल किधर है? इसका ढाल है पूर्व की ओर। पूर्वी मैदान का ढाल कैसा है? पूर्व की ओर है। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई, पूर्वी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर से 500 मीटर के बीच। 280 मीटर से 500 मीटर के बीच इसकी जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, जबकि थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी थी? 200 से 300 मीटर के बीच। और जबकि थार के मरुस्थल के बाद कौन सा भौतिक प्रदेश आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी थी? 930 मीटर। कितनी थी? 930 मीटर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए जो पूर्वी मैदान है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी मैदान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, पूर्वी मैदान में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो कुओं व नलकूप से की जाती है। कैसे की जाती है? कुओं व नलकूप से। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि पूर्वी मैदान में सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है वो क्या है? कुआं और नलकूप है। तो इसी के साथ देखिए, अब देखिए पूर्वी मैदान का विस्तार कितने जिलों में है? पूर्वी मैदान का विस्तार कितने जिलों में है? 10 जिलों में है। थार के मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में था? 12 जिलों में था। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में था? 13 जिलों में था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस जो पूर्वी मैदान का विस्तार है वो 10 जिलों में है। कितने जिलों में? 10 जिलों में। तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए एक साइड से देखते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। मैप के अंदर ऐसे ही है, बिल्कुल पास पास में। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोई दिक्कत नहीं, पास पास के ही है। अब देखिए सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ये जो डांग क्षेत्र है ये भी इसमें आता है, पूर्वी मैदान में आता है। इसी के साथ टोंक व अजमेर। कौन सा? टोंक व अजमेर। और लास्ट में आता है बांसवाड़ा, जो कि पूर्वी मैदान में ही शामिल है। तो आपको याद कैसे करना है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, एक लाइन, 4 लाइन ध्यान रखनी है आपको कि पूर्वी मैदान में 10 जिले शामिल है और 10 जिलों की कितनी है? 4 लाइन है। तो देखिए, तो पहला है जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। फिर अजमेर और टोंक, ठीक है। और एक है बांसवाड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 हो गया। देखो लास्ट में आएगा 1, फिर 2 आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। तो आप कंफ्यूज मत होना, लास्ट में बांसवाड़ा, फिर 2 आएंगे तो टोंक अजमेर पास में है तो टोंक अजमेर, फिर आते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, फिर आते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। तो ये जो ज़िले हैं ये किस में शामिल है, ये पूर्वी मैदान में शामिल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं आगे। देखो पूर्वी मैदान को फिर 3 भागों में बांटा गया, चंबल बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे चंबल बेसिन, सेकंड नंबर पर है बनास व बाणगंगा बेसिन और थर्ड नंबर पर है माही बेसिन। तो पूर्वी मैदान के 3 भाग किए गए हैं, चंबल बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब देखिए मैंने आपको नदियों वाले चैप्टर में नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा दिया था, तो यहाँ हम विस्तार से न पढ़कर ओनली मेन बातें पढ़ेंगे। तो देखिए चंबल बेसिन, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, चंबल नदी का जो उद्गम है वो होता है एमपी के महू क्षेत्र की जानापाव पहाड़ियों से। इसी के साथ देखिए जो चंबल नदी करती है, कौन सा अवरोधन करती है, अवनालिका अवरोधन करती है। और अवनालिका अवरोधन के कारण वहाँ पर क्या बन जाते हैं, बीहड़ बन जाते हैं, उत्खात भूमि बन जाती है, या उसे बोलते हैं बेडलैंड भूमि का निर्माण करती है। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि चंबल नदी कौन सी भूमि का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। बीहड़ का निर्माण कौन करती है, चंबल नदी करती है। और इसी चंबल नदी पर जो बीहड़ है वो एक बार क्वेश्चन आया था, कुंवारी बीहड़। देखिए क्वेश्चन आता है कुंवारी बीहड़ किसे कहा जाता है, देखो चंबल को कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कहाँ पर कहा जाता है, तो कोटा 12 में चंबल को बोलते हैं कुंवारी बीहड़ बोलते हैं। इसी के साथ देखिए अब ये जो बीहड़ भूमि है इनको धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में क्या किस नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर किस में शामिल है, डांग क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डांग क्षेत्र किसको बोलते हैं, बीहड़ भूमि को ही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए डांग क्षेत्र की रानी करौली और डांग क्षेत्र का राजा धौलपुर को कहा जाता है। इसी के साथ देखिए खादर, जो चंबल बेसिन है वो खादर भूमि का खादर का निर्माण करती है। अब देखिए खादर क्या है, तो खादर नवीन जलोढ़ के मैदान है जो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ के मैदान चंबल बेसिन में 12 से 15 मीटर गहरे गड्ढे या गड्ढों युक्त भूमि, बीहड़ भूमि को, याद रखना बीहड़ भूमि को किस नाम से जाना जाता है, खादर। और खादर क्या होते हैं, नवीन जलोढ़ के मैदान होते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ के मैदान बांगर कहलाते हैं और नवीन जलोढ़ के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, खादर। इसी के साथ देखिए बनास व बाणगंगा बेसिन, तो राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। इसी के साथ देखिए देवली से लेकर कहाँ तक, बिजोलिया तक, देवली से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है खेराड़, और ये किसमें पड़ता है, बनास बेसिन में ही पड़ता है। तो देवली से बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, खेराड़। और आपने माल खेराड़ सुन रखा होगा, माल खेराड़, तो बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है माल खेराड़। आपसे क्वेश्चन करते हैं माल खेराड़ में कौन कौन से स्थान या कौन कौन से जिले शामिल है, तो बिजोलिया मतलब भीलवाड़ा और बेसरोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ जो है किस में आता है, माल खेराड़ में आता है। खेराड़ में कौन कौन से आते हैं, देवली व बिजोलिया। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है पीडमांट, क्या है ये पीडमांट क्या है, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा जिले तक के जो क्षेत्र है, तक का जो क्षेत्र जो उच्च टीले नुमा हो, क्या हो, उच्च टीले नुमा हो, वो कहलाते हैं पीडमांट मैदान। क्या कहलाते हैं, पीडमांट मैदान। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पीडमांट मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ध्यान रखना पीडमांट मैदान का निर्माण करती है बनास नदी। कौन सी नदी करती है, बनास नदी पीडमांट मैदान का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए जो बनास और बाणगंगा बेसिन है उसे 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। कौन सा भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो ये दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग है। आपसे पूछ ले कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा करौली, मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग जाना जाता है मेवाड़ मैदान के नाम से। किसके नाम से, मेवाड़ मैदान के नाम से। इसी के साथ थर्ड देखते हैं माही बेसिन, और माही नदी कहाँ से निकलती है, एमपी के धार जिले की महद झील से।
अमरोह की पहाड़ियाँ हैं वो, तो आपको मैंने नदी में पढ़ाया था, आप अच्छी तरह पढ़ाया था मैंने, आप उसमें पढ़िए, 100% वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसी के साथ आगे चलते हैं। जो प्रतापगढ़ में माही नदी का बाहुल क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से। तो कांठल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और कांठल का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। अब देखिए वागड़ क्या है? वागड़ या बागड़, ये क्या आएगा? वागड़ क्षेत्र किसे बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं वागड़, बागड़ या वागड़, ठीक है। जबकि 56 का मैदान में कौन कौन से जिले शामिल है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिले हैं उसमें आता है 56 का मैदान, जबकि बागड़ में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो ये था पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान यही समाप्त होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।